हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। जैसा कि आप बताइए भाई, सब लोग खुश रहिए। त्यौहार आने वाला है, त्यौहार पर खुश रहना ज़रूरी है। और मैं बस आपको एक सूचना देना चाहता हूं। सूचना हमारी ये है साथियों कि हमारी जो क्लास ज्योग्राफी की आया करेगी आपके लिए करेक्ट 7:30 पर लाइव चल जाया करेगी। तो आप सब लोग 7 बजे तक कोई ना कोई काम करके अपने भाई मोबाइल या लैपटॉप पर तैयार हो जाया करिए, क्योंकि अगर आपको इतनी शानदार ज्योग्राफी सब्जेक्ट ख़त्म करना है तो निरंतर 7 बजे करके आप हमारा समर्थन करें और हम आपके लिए लाते रहेंगे ये शानदार। चलते हैं, आज का जो मुद्दा है ना बेहद इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो RO हो, चाहे वो PCS हो, चाहे कांस्टेबल का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, SSC के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम, सब में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बता देते हैं आपको क्या टॉपिक है हमारा। तो साथियों, जो हमारा टॉपिक है वो आप देख रहे होंगे, नदियाँ टॉपिक पढ़ाएंगे हम। नदियों को पढ़ाएंगे सिर्फ 2 क्लास में, पूरी नदी फिनिश। आज एक क्लास कल, उसके बाद अगली क्लास में नदियों से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन आंसर है उसे हम सॉल्व करा देंगे। हमारे क्लास का शेड्यूल ये है कि हम साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराते हैं। चलते हैं साथियों, जैसा कि आपको पता है कि पहला जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है डेल्टा। भाई डेल्टा क्या है ये हमें समझ में आना चाहिए आखिरकार, ये डेल्टा है क्या। तो आपको पता देखो, ये आप डायग्राम देख रहे होंगे, ये देख रहे हैं ना, नदियाँ ला करके इस तरीके से पानी यहाँ अवसाद। देखो नदियाँ ऊंचाई से आती हैं। मैं अगर बात करूं आपसे तो भारत की नदियों का 2 तरह का प्रवाह है, एक तो प्रायद्वीपीय भारत का प्रवाह और एक हिमालय का प्रवाह। हिमालय की जो नदियां हैं वो पर्वतों से आती हैं और ऊंचाई से आकर के चट्टानों को काट करके अवसाद इकट्ठा करती हैं। वो अवसाद जैसे ही ढलान एक समतल आकार पर आ जाता है, ढलान जो होता है साथियों वो समतल आ जाता है, तो वो अवसाद धीरे धीरे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। और जहाँ वो अवसाद इकट्ठा होता है और उसमें से नालियाँ सी पड़ जाती हैं, कुछ पंजे आकार के, ठीक है ना, कुछ वृक्ष आकार की स्ट्रक्चर आपके सामने ये क्रिएट हो जाती हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, डेल्टा उस भूभाग को कहा जाता है जो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के संचयन से निर्मित होता है। नदी के मुहाने पर जहाँ वह किसी समुद्र में गिरती है या भूभाग का आकार साधारणतः त्रिभुज जैसा होता है। तो इसने बोला कि ज़्यादातर जो डेल्टा हैं वो त्रिभुज आकार के मिलते हैं, लेकिन ये आवश्यक विशेषता डेल्टा की नहीं है, क्योंकि कहीं पंजा आकार का, कहीं चावल आकार का, कहीं वृक्ष आकार का, अलग अलग तरह के डेल्टा मिलते हैं। और ये डेल्टा कैसे मिलते हैं ये हम आपको कभी क्लास में डिस्कशन कराएंगे। तो चलते हैं, आप देख रहे होंगे ये डेल्टा, देखो त्रिभुज आकार का इसीलिए बोला है। ये आप देख रहे होंगे ये कैसा आकार लग रहा है, त्रिभुज। देखो यहाँ भी आप देख रहे होंगे, तो ये लगभग स्ट्रक्चर त्रिभुज आकार की बनती है, लेकिन इसकी आवश्यक विशेषता नहीं है, क्योंकि डेल्टा के कई प्रकार हो सकते हैं। अब आप देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है साथियों वो है हमारा एस्चुरी। कौन सा टॉपिक है, एस्चुरी। तो एस्चुरी टॉपिक आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अगर मैं एस्चुरी की बात करूं तो साथियों देखो 2 चीज़ें हैं, एक तो डेल्टा मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई डेल्टा क्या होता है। तो डेल्टा महासागर से मिलती है और उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण ये डेल्टा बनता है। आप भारत में देख रहे होंगे जैसे गंगा नदी डेल्टा बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा बनाती है, महद नदी डेल्टा बनाती है, गोदावरी नदी डेल्टा बनाती है, और साथ साथ साथियों ऐसी बहुत सारी नदियां हैं भारत में। लगभग पूर्वी भारत की जो नदियां हैं वो सभी क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। अब मैं आपको एस्चुरी बता रहा हूँ कि भाई कुछ नदियाँ ऐसी भी हैं वो डेल्टा के साथ साथ एस्चुरी का भी क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। 1 सेकेंड साथियों, बस आप मुझे 1 सेकेंड दो। तो चलते हैं तो हम बता रहे थे आपको फिर एस्चुरी क्या होती हैं। तो साथियों एस्चुरी होती हैं जहां नदियां तीव्र ढाल से गिरती हैं। कहां से गिरती हैं, तेजी के साथ वाले ढाल से गिरती हैं और कहीं भी अवसाद इकट्ठा करने का मौका नहीं मिलता, वो सीधे जाके समुद्र में मिल जाती हैं। आप देख सकते हो जब भी एस्चुरी बनता है तो समुद्र में झाग जैसा होता है और ऊपर से झाग जैसा होता है और पानी मिलता हुआ हमें दिखाई, महासागर और नदी के बीच जब पानी मिलता है तो वो दिखाई नहीं देता, तो वहाँ पर एस्चुरी बनती है। मैं आपको अगर एस्चुरी का डायग्राम दिखाऊं तो आप बिल्कुल देख सकते हो। तो ये एस्चुरी है, आप देख रहे होंगे। ये क्या है साथियों, तो ये एस्चुरी है। क्या है ये एस्चुरी है। हो सकता है थोड़ा सा डार्क दिख रहा होगा आपको, लेकिन आपको उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो ये एस्चुरी है, तो बस पानी देखो, ये आप मैंने बताई थी झाग झाग से आपको दिखाई देगा और ये मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो एस्चुरी जो भारत की प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी नदियाँ जो पश्चिमी घाट पर गिरती हैं, जैसे नर्मदा है, तापी है, ये नदियाँ क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती है। ये डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि मंद ढाल नहीं है, ये कगार से गिरती हैं। कगार खड़ा हुआ ढाल होता है, उससे तेजी के साथ गिरती है, इसलिए ये अवसाद
नहीं इकट्ठा कर पाती। इसके साथ ही नेक्स्ट जो चलते हैं साथियों, अपवाह तंत्र क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है कि भाई ये अपवाह तंत्र क्या होता है। ड्रेनेज जो सिस्टम है, ये ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। तो देखो ड्रेनेज सिस्टम का मतलब ये होता है कि भाई कोई एक नदी का स्रोत होगा और वहाँ से, और स्रोत ऊपर होगा, मान लो ग्लेशियर है, तो उस स्रोत से बहुत सारी धाराओं के रूप में पानी क्या हो रहा होगा, गिर रहा होगा, पानी इधर से उधर जा रहा होगा, ये आप देख रहे होंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। कई जगह इसे कैचमेंट एरिया भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसमें लिख भी रहा है कोई अपवाह तंत्र शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर के एक मुख्य धारा में क्या हो जाती है, मिल जाती है। मान लो ढेर सारी धारा इधर से आकर के एक धारा में मिल गई और वो एक नदी का रूप ले लेती है। इसके साथ ही आप देख रहे हुए यहाँ पर अलग अलग दिशाओं से जो छोटी छोटी धाराएं आती हैं वो मुख्य नदी की सहायक नदियाँ होती हैं। मान लो जैसे ये कोई नदी है मेन, इधर से कोई धारा आ रही है, इधर से कोई धारा, इसमें भी बहुत सारी धाराएं मिल रही हैं, इसमें आकर के मिल रही है, तो ये मुख्य नदी है और ये इसकी क्या हो जाएंगी, सहायक नदी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, सहायक नदी हो जाएंगी। इसके साथ ही नेक्स्ट आप देख रहे होंगे अपवाह तंत्र, अगर मैं भारत में बात करूँ, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, तो ये दो तरीके से देखते हैं। यहाँ पे कितने तरीके से देखते हैं, दो तरीके से देखते हैं। एक तो हिमालयी अपवाह तंत्र साथियों और एक प्रायद्वीप भारत अपवाह तंत्र। आज जो हम आपके लिए डिस्कशन करेंगे वो हिमालयी अपवाह तंत्र को क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। कौन सा तंत्र डिस्कशन करेंगे, हिमालयी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको 3 नदियां पढ़ाएंगे, एक सिंधु नदी, एक गंगा नदी और एक ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है ना। उसके बाद प्रायद्वीप अपवाह की बात करें तो यहाँ नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये ढेर सारी नदियों को भी हम पढ़ के देखेंगे। चलते हैं आगे की ओर। तो देखो ये सबसे पहले हम गंगा नदी को पढ़ेंगे और ये आप देख रहे होंगे गंगा नदी की इतनी जटिल स्ट्रक्चर है कि ये नदी सतोपंत और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इतनी सारी जटिल संरचना को बनाती हुई सीधे बंगाल में आकर के अब बांग्लादेश में पद्मा नदी के रूप में गिर जाती है और वहाँ पर जाकर के सुंदरबन क्या बनाती है साथियों, डेल्टा बनाती है। तो आप देख रहे होंगे, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये इतनी जटिल स्ट्रक्चर किसकी है, गंगा रिवर की है। किसकी है ये, तो ये स्ट्रक्चर साथियों गंगा रिवर की है। किसकी है ये, गंगा रिवर की है, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं आगे की ओर चलता हूँ। तो आगे आप देख रहे होंगे साथियों, देखो ये जहाँ ये पद्मा नदी के रूप में गिरती है तो इससे ब्रह्मपुत्र भी आके मिलती है, मेघना भी आके मिलती है, और जब ये बराक नदी, यहाँ से बराक नदी आके मिलती है और ये क्या बन जाती है, मेघना बन जाती है, और सुंदरबन क्या बनाती है साथियों, डेल्टा बनाती है। अभी हम पढ़ा नहीं रहे हैं, केवल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बहुत बेसिक सी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। भाई पहली जानकारी क्या होना जरूरी है, पहली जानकारी होना ये जरूरी है कि भारत की सबसे लंबी नदी में पूछी जाए आपको तो ये गंगा नदी है। इसकी लंबाई लगभग कितनी है, 2525 किलोमीटर है, और ये 5 राज्यों से, भारत के कितने राज्यों से, 5। सबसे ऊपर ये उत्तराखंड से गुजरती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश से, फिर बिहार से, झारखंड होते हुए सीधा पश्चिमी बंगाल में। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक बार तो ये पूछा गया था भाई गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता, उसके पीछे का कारण क्या है, तो आप जवाब दोगे भाई उसमें एक बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, और ये पानी को कभी खराब होने नहीं देता, क्योंकि ये जो है ना वो उसकी गंदगी को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। इसमें जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या कर देता है, ये एकदम से खत्म कर देता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कह रहा है गंगा नदी को 2008 में राष्ट्र नदी घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था, राष्ट्र नदी का दर्जा दिया गया था, और ये भारत की राष्ट्रीय जली और डॉल्फिन को, भाई गंगा नदी को तो 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, और साथ ही साथ गंगा डॉल्फिन को कि भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में भी क्या किया गया था, घोषित किया गया था। ये आप याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं गंगा तंत्र की शुरुआत की बात करूँ साथियों, तो पहले तो देखो गंगा का उद्गम यहाँ से होता है। इंडिया के मैप में जब आप देखोगे तो वो यहाँ होता है और सीधे ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और सबसे पहले ये सतोपंथ से अलकनंदा और गौमुख गंगोत्री से ये भागीरथी नदियाँ आकर के ये हरिद्वार में देवप्रयाग पर मिलती हैं, जहाँ इसे क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। ये बेसिक सी बात मैं भी आपको बता रहा हूँ। देखो मैंने आपको ये बताई थी गंगा की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, और साथियों ये 2027 किलोमीटर इसकी लंबाई जो है वो भारत में है, और शेष कहाँ पे है, बांग्लादेश में है। तो ये ध्यान रखना, ये 2 देशों के बीच बहती है, एक तो बांग्लादेश और एक भारत। ये जानकारी आपको याद रखना क्या है, बेहद जरूरी है, ठीक है। कितने राज्यों में, 2 राज्यों में। आप देख रहे होंगे सतोपंथ हिमानी से निकल रही है, अलकनंदा और गौमुख से भागीरथी निकल रही है, और देवप्रयाग पर आकर के ये क्या हो रही है, मिल रही है। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये सतोपंथ हिमानी है और ये गंगोत्री है, और कहाँ पे आके मिल रही है,
देवप्रयाग पर, जहाँ पे इसे गंगा नदी कहा जाता है। सतोपंथ पर जो धारा निकलती है उसे अलकनंदा कहते हैं साथियों, और जो गंगोत्री से निकलती है उसे भागीरथी कहते हैं। देखो ये आप देख रहे होंगे, ये अलकनंदा आ रही है, यहाँ से ये भागीरथी आ रही है और यहाँ पे आकर के ये देवप्रयाग पर मिल रही हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, अब यहाँ आपको देखना है कि इसमें भी और कई सारे तंत्र जाकर के मिलते हैं और भी कई सारी सहायक नदियाँ मिलती हैं। तो यहाँ मैं बता देता हूँ, अलकनंदा की जो है ये अलकनंदा है ना, इसकी दो प्रमुख नदियाँ हैं, एक तो पिंडार नदी जो कर्णप्रयाग पर मिलती है और एक मंदाकिनी नदी जो रुद्रप्रयाग पर मिलती है। तो ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है। बस यहाँ आपको ये जानना है कि जो केदारनाथ मंदिर है ना वो मंदाकिनी नदी पर है। देखो यहाँ ये केदारनाथ देख रहे हैं, ये मंदाकिनी नदी के तट पर है। किस पे है? मंदाकिनी नदी के तट पर। और वहीं बद्रीनाथ मंदिर की बात करोगे आप, देखो ये रहा बद्रीनाथ मंदिर, ये अलकनंदा नदी के तट पर है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो देखो ये यहाँ में आपको जो प्रयाग है ना वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखो ध्यान रखना, सतोपंथ ग्लेशियर से जब अलकनंदा निकलती है तो सबसे पहले इससे धौली गंगा आकर के मिलती है, जहाँ वो विष्णु प्रयाग पर मिलती है, उसे क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। उसके सेकंड नंदाकिनी नदी मिलती है साथियों, जो नंद प्रयाग पर मिलती है, और पिंडार नदी मिलती है साथियों कर्णप्रयाग पर मिलती है, ध्यान रखना। और ये आगे चल करके जैसे ही रुद्रप्रयाग पर आते हैं तो यहाँ पर मंदाकिनी मिल जाती है, और मंदाकिनी नदी वो है जिस पर केदारनाथ मंदिर भी है, ध्यान रखना। और बद्रीनाथ मंदिर कहाँ है? तो ये साथियों ऊपर जाके है, ठीक है। फिर यहाँ पे आकर के मंदाकिनी, देखो ये यहाँ पे आकर के भागीरथी आ रही है, और ये मिल करके कहाँ मिल रही है? गंगा नदी पर। ये एकदम क्लियर कर दिया गया। ये आप देख सकते हो, देवप्रयाग पर अलकनंदा से भागीरथी मिलती है, विष्णुप्रयाग पर अलकनंदा से धौली गंगा, नंदप्रयाग पर नंदाकिनी अलकनंदा से, और कर्णप्रयाग पर पिंडारी, और रुद्रप्रयाग पर मंदाकिनी। ये सब किससे मिलती हैं? तो आप देख रहे होंगे अलकनंदा रिवर से मिलती हैं। ये किससे मिलती हैं? अलकनंदा रिवर से मिलती हैं। अब यहाँ आप देख लीजिए भाई, यहाँ उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ और उत्तर प्रदेश में आए, फिर बिहार में आए और झारखंड में आए, और फिर पश्चिम बंगाल में आ गई है। आप देख रहे होंगे, ठीक है। पश्चिम बंगाल में इसकी दो शाखाएं टूटती हैं, एक तो पद्मा और एक यहाँ हुगली नदी, ध्यान रखना। कौन सी? हुगली नदी के रूप में। पद्मा नदी आगे जाकर के यहाँ ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, जमुना नदी बन जाती है। ब्रह्मपुत्र जो है जब बांग्लादेश में आती है, और यही यमुना मिलती है किससे? यही यमुना मिलती है साथियों पद्मा नदी से। आप देख रहे होंगे उत्तराखंड से निकलकर ये सब पूरा लिखा हुआ है यहाँ। तो ये दो धाराओं में बढ़ती है, एक तो हुगली में और एक भागीरथी में। भागीरथी पद्मा नदी के रूप में और हुगली नीचे निकल जाती है इस तरीके से। कह रहा भागीरथी बंगाल में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है, जहाँ से क्या बोलते हैं? पद्मा नदी बोलते हैं, और आगे बहती हुई ब्रह्मपुत्र से बंगाल में जमुना नदी के रूप में मिलती है। ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। मान के चलिए ये गंगा नदी जा रही है तो एक हुगली और एक भागीरथी, बस ये भागीरथी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है पद्मा बोला जाता है, उधर से आ रही होती है ब्रह्मपुत्र, और ये ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यमुना नहीं, जमुना बोला जाता है। आप ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और आगे जाकर के जब ये बढ़ती हैं तो इससे बराक नदी मिल जाती है, जहाँ इसे मेघना बोलते हैं, और मेघना ही कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा बनाती है। आप यहाँ देख रहे होंगे इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं बड़ी बड़ी, जैसे ये गंगा निकल रही है तो यहाँ इसी के गंगोत्री ग्लेशियर के पास से ही बंदरपूछ ग्लेशियर से एक यमुना नदी निकल रही है, यमुनोत्री ग्लेशियर है। और यमुना की भी सहायक नदी आप देख रहे होंगे, जैसे चंबल है जो इंदौर से निकलती है, भोपाल से बेतवा निकलती है, इससे आगे केन निकलती है, और ये सब कहाँ मिलती हैं? यमुना से प्रयाग पर मिलती हैं, इलाहाबाद पर, जहाँ से प्रयाग बोलते हैं। आगे चल करके देखो पटना से बढ़ती हुई आगे निकलती है, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहले हम जो गंगा नदी है उसकी सहायक नदियों को डिस्कशन करेंगे। यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा, ये सब किसकी सहायक नदी हैं? तो ये सब साथियों गंगा नदी की सहायक नदी है। ये मैंने मेन चित्र में ही आपको बता दिया था, जिसमें पहली नदी जो हम डिस्कशन करेंगे यमुना। कह रहा गंगा की सबसे बड़ी नदी अगर सहायक पूछी जाए तो यमुना है, जो उत्तराखंड के बंदरपूछ और यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। कह रहा ये नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज में गंगा में जाकर के क्या हो जाती है? मिल जाती है। कह रहा यमुना नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो कालिंदी नाम है। और यमुना की भी बहुत सारी मैंने सहायक नदी आपको डिस्कशन ही कर दी। इसके साथ ही नेक्स्ट चंबल नदी है, तो कह रहा है ये मध्य प्रदेश के इंदौर से निकलती है, महू क्षेत्र के जाना पाव पर्वत से निकलती है। कौन सी वाली नदी? तो देखो चंबल की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। कह रहा है ये नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से मिलती है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कहाँ मिलती है भाई? तो ये इटावा में मिलती है। इसकी लंबाई लगभग 965 किलोमीटर है चंबल की। वहीं बेतवा की बात करें तो चंबल बीहड़ के लिए फेमस है, घड़ियाल और बीहड़ के लिए, ध्यान रखना ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है।
बेतवा की बात करूँ तो ये भी मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है, उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में, तो ये कहाँ मिलती है, तो ये हमीरपुर में जाकर के गंगा से मिल जाती है। अब क्या रहा नेक्स्ट, ध्यान रखिए तो भाई प्रसिद्ध स्थान सांची बेतवा नदी के किनारे पर है। सांची में कई बौद्ध स्मारक हैं। सांची का स्तूप अशोक की 3री शताब्दी में क्या किया गया था, बनवाया गया था। इसके साथ ही नेक्स्ट कोसी नदी की बात करते हैं। कह रहा ये नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। कह रहा नदी प्राय अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है। कोसी, इसे बिहार का शोक भी कहते हैं, ध्यान रखना, क्या कहते हैं, बिहार का शोक। कह रहा है ये बिहार के कटिहार में गंगा से मिल जाती है। तो कहाँ मिलती है ये कोसी नदी, कटिहार में बिहार की। वहीं दामोदर नदी ये छोटा नागौर पठार से झारखंड से निकलती है और पश्चिम से बहती हुई हुगली नदी में जाकर के मिलती है। तो ये हुगली में देगी, वो दामोदर देख रहे हैं किसमें मिल रही है, हुगली में, जो गंगा की दूसरी शाखा है। ठीक है, कह रहा अचानक आने वाली बाढ़ के कारण बंगाल का अभिशाप भी इसे कहा जाता है। इसमें अचानक से बाढ़ आ जाती है तो इसे अभिशाप कहते हैं। और कह रहा है इसी कारण ये नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ फिर बेकार हो जाती हैं फसलें। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। नेक्स्ट गोमती नदी की बात करते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गौमत ताल से निकलती है। किससे निकलती है, गौमत ताल से। कह रहा फुलर झील भी कह सकते हैं इसे, और इसका मैदान उद्गम जो है वो मैदान से होता है। सोन नदी की बात करूँ तो ये अमरकंटक से निकलती है। आप देख रहे होंगे सोन नदी है, ये पटना पर जाकर के क्या होती है, गंगा में मिल जाती है। कह रहा सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम कौन पहाड़ियाँ करती हैं, तो कैमूर की पहाड़ियाँ। यमुना के बीच और सोन के बीच जल विभाजक का कार्य कैमूर की पहाड़ियाँ करती हैं। कह रहा है इसके अलावा गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, जिसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, और गंडक गंगा के बाएं तट पर क्या करती है, आकर के मिलती है। वहीं आप देख रहे होंगे भाई दाएं ये वाली नदियाँ मिलती हैं और बाएं ये वाली नदियाँ मिलती हैं। ये पूरा आपके लिए क्या कर रखा है, क्लियर कर रखा है। ये मैंने बता ही दिया था, राष्ट्र नदी का दर्जा 2008 में दिया गया था। और गंगा के किनारे कौन शहर बसा है, तो कानपुर बसा है। गंगा नदी के प्रवाह का क्रम ये, पहले उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर पश्चिम बंगाल में, ये क्रम आपके लिए दिया गया है। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे ब्रह्मपुत्र नदी को। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो चीन से निकलती है, चेमयांगडुंग ग्लेशियर से, जहाँ इसे ब्रह्मपुत्र को यारलुंग जांगबो भी कहते हैं, ध्यान रखना ये। ठीक है, और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसे दिहांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिहांग। और आसाम में आती है तो इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और आसाम में ये माजुली द्वीप बनाती है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये क्वेश्चन पूछा गया हाल में पेट में, ठीक है ना। तो कह रहा है ये तिब्बत से निकलती है और भारत और बांग्लादेश से होकर के बहती है। मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, चेमयांगडुंग ग्लेशियर से। कह रहा ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंध नदियों के मानसरोवर के पास से निकलती है, वहीं से सतलज और ब्रह्मपुत्र भी निकलती, वो सिंध नदी भी निकलती हैं। कह रहा है तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। कह रहा है इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से। ये सब आप जाने गए होंगे। और आगे चल करके ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है गंगा के साथ। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, ध्यान रखना आप, ये आप देख ही रहे होंगे। कह रहा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है, तो तीस्ता, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, दिबांग, लोहित, बराक और कपली। ये आप देख रहे होंगे, कामेंग, बराक, कपली, मानस, तीस्ता, सुबनसिरी। और ये ध्यान रखना कौन बाएं से मिलती हैं और कौन दाएं से मिलती है, ये भी जरूरी है। देखो दाएं तट से मिलती हैं तीस्ता, सुबनसिरी, कामेंग, मानस और दिहांग। बाएं से मिलती हैं लोहित, बराक, दिबांग, ये बाएं से मिलती है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ इंपोर्टेंट, तो कह रहा तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है, पश्चिम बंगाल से होती हुई ये बंगाल में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। आप देख रहे होंगे ये कहाँ जाके मिल रही है, ब्रह्मपुत्र में मिल गई, ठीक है। कह रहा लोहित को हम खून की नदी भी कहते हैं। ये जो लोहित नदी है ना, ये आप देख रहे होंगे ऊपर लोहित नदी, इसे खून की नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट साथियों कह रहा बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है और मणिपुर से मिजोरम असम होते हुए बंगाल में क्या करती है, मेघना नदी में जाकर के मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, आप देख रहे होंगे, ये मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट सिंधु नदी है। सिंधु नदी को साथियों अगली क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। सिंधु नदी जो हम डिस्कशन करेंगे या फिर कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंधु नदी को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, डिस्कशन कर देते हैं। तो देखो सिंधु नदी के बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे, तो सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है, तिब्बत की मानसरोवर झील से। और ये भारत में जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख में एंट्री करते हुए सीधे जम्मू एंड कश्मीर होते हुए पाकिस्तान से होते हुए कहाँ मिल जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। तो ये 3 देशों में बहती है, एक चीन में, भारत में और पाकिस्तान में। ये चीज़ ध्यान रखना आप, चीन, भारत और पाकिस्तान में क्या होती है, ये नदी बहती है। कह रहा चीन के तिब्बत में ये मानसरोवर झील से निकलती है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। कह रहा उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई भारत के लद्दाख के दमचोक के पास से भारत में मिलती है। ये दमचोक, यहाँ कौन सी जगह है, दमचोक जगह है, आप याद रखना कौन सी है, दमचोक जगह में मिलती है, ठीक है।
कह रहा है नेक्स्ट भारत में प्रवेश करती है आगे बहती हुई गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है और कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। इसकी लंबाई जो है ना साथियों 2880 किलोमीटर समथिंग है, आप याद रखना कितनी है 2880 किलोमीटर समथिंग। ये आप देख रहे होंगे यहाँ ये लेह में आगे बहती हुई, ठीक है ना, ये नदी सीधे निकल जाती है। कह रहा सिंधु नदी की बात करें तो भारत के लेह शहर में दाएं तट पर स्थित है, ये ध्यान रखना। तो पूछे सिंधु नदी के लेह शहर कौन से तट पे है, तो ये दाएं तट पे है। कह रहा अरब सागर में मिलने से पहले 5 प्रमुख सहायक नदियां आकर के इससे मिलती हैं। कौन कौन सी मिलती हैं, तो भारत से भी निकलती हैं ये चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज। आप देख रहे होंगे देखो सतलज सीधे मिलेगी इससे, ब्यास मिलेगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से ये सभी नदियां जाकर के किस में मिलती हैं साथियों, तो ये सिंधु नदी में मिलती हैं। इन्हें पंजाब हाथ का पंजाबी कहते हैं, ये 5 नदियों वाले राज्य भी है पंजाब, ठीक है ना। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ आपसे तो नेक्स्ट साथियों चेनाब नदी, इसकी नदियों को डिस्कशन करते हैं। जो इसकी सहायक नदियाँ उन्हें भी पढ़ना बेहद जरूरी है। तो कह रहा चेनाब नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो उसका उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है, K12 लारा दर्रे से होता है। किससे होता है, K12 लारा दर्रे से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट कह रहा है हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण 2 नदी चंद्रा और भागा, चंद्र और भागा, ये 2 धाराएं क्या करती हैं, चेनाब नदी को बनाती हैं। इनको चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। आप देख ही रहे होंगे सीधे पाकिस्तान में जाके किससे मिल रही है, सिंधु नदी से मिल जाती है। कह रहा है सिंधु नदी से मिलने से पहले इसमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, तो झेलम, सतलज, ब्यास और ये 4 नदियाँ और आकर के इसमें क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। पाकिस्तान में ये नदी कहाँ मिलती है, तो साथियों मिठानकोट में मिलती है। कहाँ मिलती है, मिठानकोट में ये नदी मिलती है आकर के, ठीक है ना। कहाँ मिलती है, मिठानकोट में। अब आप देख रहे होंगे झेलम को, तो झेलम बैरीनाग के निकट से निकलती है, कश्मीर घाटी के बैरीनाग के निकट। तो झेलम कहाँ से निकलती है, कश्मीर घाटी के बैरीनाग से। आपके लिए क्वेश्चन है बूलर जो झील है वो किस नदी पर है, ठीक है ना। तो कह रहा पाकिस्तान के झंग के निकट, ये क्वेश्चन याद रखना, झंग के निकट ये चेनाब में मिल जाती है। पाकिस्तान में जैसे ही ये झंग है क्षेत्र, यहीं आकर के ये चेनाब में मिल रही है। आप देख रहे होंगे 170 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई। कह रहा है ये 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है। ये लगभग भारत पाकिस्तान की सीमा में 170 किलोमीटर बहती है, ये ध्यान रखना। उसके बाद रावी नदी की बात करते हैं। देखो आप देख रहे होंगे रावी नदी, ये नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है और कश्मीर तथा पंजाब से होते हुए पाकिस्तान के झंग के निकट। तो ये भी देखो झंग के निकट ही किससे मिल रही है, चेनाब से मिल रही है। हमने बताई थी फाइनली ये चेनाब में आकर के क्या होंगी, ये फाइनली चेनाब में आकर के गिरेंगी, ठीक है। तो इसके साथ ही नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तिब्बत के राजस्थान से निकलती है सतलज नदी। आप देख रहे होंगे राजस्थान से, और ये भी किसमें मिल जाती है, चेनाब में मिल जाती है। और इससे पहले इसमें ब्यास नदी और मिल जाती है। इससे पहले आप देख रहे होंगे सतलज में ब्यास मिलती है, तब जा करके ये मिलती हैं। तो ब्यास भी कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से। और कह रहा कुल्लू घाटू से बहती हुई पंजाब के हर के में सतलज, और इस सतलज नदी पर ही ध्यान रखना सतलज भाखड़ा नाकल बांध जो है वो सतलज नदी पे ही है। और यहीं से इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी राजस्थान के लिए निकल रही है। इसके साथ ही नेक्स्ट आप देख ही रहे